हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले की वीडियोस में क्या किया है, तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले की एक और वीडियो है, इसका भाग फर्स्ट भी डाल दिया है। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया था, प्रजनन की दो विधियां पढ़ी थी, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन को हमने उस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लिया है और अब पढ़ेंगे हम लैंगिक प्रजनन। अगर आपने लैंगिक प्रजनन पढ़ लिया और अलैंगिक प्रजनन पढ़ लिया और इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो आप एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो और इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और इससे पहले के जो सभी चैप्टर है वो हमने क्लियर करवा दिए हैं और उन सबको देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको क्लास 10th साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप उन सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर टॉपिक है हमारा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन हमने पूरा क्लियर कर लिया है बहुत ही डिटेल से। ठीक है, और अब बढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन की ओर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा कि जनक की वह क्रिया जिसमें दो जनक नर व मादा भाग लेते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या हुआ था, एक जीव से ही दो जीव का निर्माण या फिर एक जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसमें उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या है कि जनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मक होते हैं, दो जनक होते हैं, नर होगा और एक मादा होगा। ठीक है, तथा युग्मकों का निर्माण व संयोजन होता है और युग्मकों का निर्माण होता है, दोनों से मिलकर एक युग्मक बनेगा और संयोजन होता है। ठीक है, युग्मक और संयोजन बनता है। अगला पॉइंट है हमारा, अति सरल संरचना वाले जीवों में दोनों युग्मक समान आकृति वाले होते हैं। जो सरल संरचनाएं होती है जिन जीवों में, उनमें दोनों युग्मक होते हैं वो समान होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसे जीव जिनकी संरचना जटिल होती है, नर व मादा युग्मक विशिष्ट आकृति वाले होते हैं। नर युग्मक छोटे गतिशील होते हैं जबकि मादा युग्मक बड़े तथा गतिशील होते हैं। नर युग्मक की तुलना में मादा युग्मकों में भोजन संग्रहण की अधिक क्षमता होती है। इसमें क्या होता है, जो जटिल संरचनाएं वाले जीव होते हैं उनमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर होता है, जो नर युग्मक कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और वो गतिशील भी होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, गतिशील मतलब गति भी करते हैं। और लेकिन जो मादा युग्मक होते हैं वो थोड़े आकार में बड़े होते हैं और वो भी गतिशील होते हैं। लेकिन नर युग्मक की तुलना में मादा युग्मकों में भोजन संग्रहण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं उनकी तुलना में मादा युग्मकों में भोजन संग्रहण करने की या फिर भोजन को इकट्ठा करने की क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि मादा युग्मक के अंदर, ठीक है, मादा युग्मक के अंदर ही नए जीव का निर्माण होगा और नए जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहाँ पर भोजन को ज़्यादा संग्रहण कौन करता है, मादा युग्मक करता है। तो आगे देखते हैं, हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम आती हैं क्योंकि केवल एक ही जनक भाग लेता है। अतः विभिन्नताओं की दर बढ़ाने के लिए लैंगिक जनन विकसित हुआ, क्योंकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं जिससे संतति में दोनों जनकों के विभिन्नताओं का संयोजन भी हो जाता है। हमने अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा था, हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा था कि एक नर युग्मक ही, ठीक है, या फिर एक युग्मक ही नई जीव का निर्माण कर रहा था। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, यहाँ पर दो युग्मक अलग अलग होते हैं, एक तो होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। तो अलैंगिक जनन में एक के द्वारा ही जनन होता था, तो वहाँ पर विभिन्नताएं क्या होती, बहुत कम आती थी। लेकिन यहाँ पर तो दो जनक होते हैं, ठीक है, इस कारण से इनमें प्रचुर मात्रा में विभिन्नताएं भी होती है। यहाँ पर देखिए, संतति में दोनों जनकों के विभिन्नताओं का संयोजन हो जाता है। जो दोनों से जो संतति का निर्माण होता है उसमें विभिन्नताएं भी आ जाती हैं। जैसे देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जैसे जो पुष्प वाले जो भी पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और ये क्लास 12 बायो में फर्स्ट चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यह भी हमारे चैनल पर डला हुआ है, क्लास 12 की बायो में पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, आवृत बीजी के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। जो आवृत बीजी पादप होते हैं, ठीक है, आवृत बीजी पादप कौन से, जिन पादपों के बीज होते हैं उनके चारों ओर आवरण पाया जाता है। ऐसे पौधों के जो जननांग होते हैं, ठीक है, पुष्प में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जो ऐसे जननांग होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, पुष्प के अंदर ही पाए जाते हैं।
जो आवृतबीजी पादप होते हैं, ठीक है, उनके जननांग पुष्प के अंदर ही होते हैं, नर व मादा जननांग दोनों ही। ब्राह्मदल, दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मदल भी होती है, उसमें दल भी होती है। दल का मतलब होता है पंखुड़ी या फिर पत्तियां। और पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर नर भाग और स्त्रीकेसर मादा भाग, ये सब चीज़ें पुष्प के अंदर ही पाई जाती है। कौन से पुष्प? वे पुष्प जो क्या होते हैं? लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं। जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है वो पुष्प के जनन भाग होते हैं। जनन भाग कैसे? ये दोनों मिलकर नए पुष्प का या फिर नए पुष्प का निर्माण करते हैं, नए पुष्प के बीजों का निर्माण करते हैं या फिर नए पुष्प का अंकुरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है और स्त्रीकेसर पुष्प का मादा भाग होता है। अगर कुछ भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और इस चैप्टर से पहले की जो सभी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर क्लास 10th साइंस के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर टैप करोगे तो आपके सामने इस चैप्टर से पहले की सभी वीडियोज़ खुल जाएंगी, ठीक है, उनको आप क्रमवाइज देख सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। पुष्प में क्या होते हैं? पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, इनमें किस प्रकार से जो भी भाग होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा पुष्प के प्रकार, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक लिंगी पुष्प, नाम से ही पता लग रहा है, एक मतलब सिंगल, लिंग मतलब जनन अंग, पुष्प मतलब पुष्प। जो एक लिंग वाले पुष्प होते हैं या तो उसमें नर भाग होगा या फिर मादा भाग होगा। देखते हैं, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। जैसे जो पुष्प में या तो पुंकेसर उपस्थित होगा नर भाग या फिर मादा भाग स्त्रीकेसर उपस्थित होगा, केवल एक लिंग ही उपस्थित होगा तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता और तरबूज, ये दोनों क्या होते हैं? एक लिंगी पादप होते हैं। अगला है उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी का मतलब होता है इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं। तो देखते हैं, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है, दोनों होंगे यहाँ पर उपस्थित, उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हलका और सरसों का पुष्प, ठीक है। तो डायग्राम है, लेकिन डायग्राम को हम देखेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं, अगला है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? यह नर जनन अंग है। यह परागकोश तथा पुतंतु से बना होता है। परागकोश परागकणों का निर्माण करता है। जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का नर भाग होता है या फिर नर जनन अंग होता है, जिसमें क्या होते हैं? परागकोश होते, परागकोश पुतंतु बनते हैं। तो परागकोश परागकणों का निर्माण करता है। जो पुष्प के नर भाग है उसमें परागकोश होते हैं जिनमें परागकणों का निर्माण होता है और वो परागकण ही पुष्प के मादा भाग पर जाते हैं और प्रजनन की क्रिया करते हैं, ठीक है, परागण की क्रिया करते हैं। तो अगला है हमारा स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर क्या होता है? देखिए, यह मादा जननांग है जो वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय का बना होता है, ठीक है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। यह स्त्रीकेसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है जो किस किस से मिलकर बना होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से, ठीक है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं तथा बीजांड में मादा जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो बीजांड पाया जाता है उसमें कौन? मादा जनन कोशिकाएं होती हैं जो जनन का कार्य करती है। अगला पॉइंट है हमारा परागकण, लेकिन इसको देखने से पहले हम पुष्प की संरचना को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह पुष्प की संरचना है। जो इसमें ये नीचे की तरफ ये पत्तियाँ होती है, ठीक है, इनको कहते हैं ब्राह्मदल, क्योंकि ये बाहर की तरफ होती है और दल का मतलब होता है पत्तियाँ, ये बाहर की तरफ होती है, इसलिए इनको ब्राह्मदल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ब्राह्मदल है और इसके बाद में ये संरचना है गोल अंडाकार, ठीक है, इसको अंडाशय कहते हैं। और ये सबसे ऊपर की संरचना होती है, ये होती है वर्तिकाग्र। फिर इससे नीचे की जो संरचना होती है उसको कहते हैं वर्तिका, ठीक है। और वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों मिलकर पुष्प का स्त्रीकेसर भाग या फिर मादा भाग बनाते हैं। और इस तरफ ये देखिए, ये जो लगा हुआ है ये होता है परागकोश, इसके अंदर परागकण बनते हैं, ठीक है। और ये होता है पुतंतु जिससे परागकोश लगे हुए होते हैं। और ये होता है दल या फिर पंखुड़ियाँ जो पुष्प में होती हैं, ठीक है। ये परागकोश और
तंतु ये मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ये पुष्प पुंकेसर होता है, ये पुष्प का नर भाग होता है। अब हमने देखा कि जो पुष्प के पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है, तो देखते हैं पराग कण क्या होते हैं। पराग कणों का पराग कोश में पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब पराग कोश से पराग कण निकलते हैं और पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण क्रिया मतलब पुष्प में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखते हैं पॉइंट। परागकण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। तो देखते हैं स्वपरागण क्या होता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जो उसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब अगर पुष्प का जो एक पुष्प है, ठीक है, मान लो एक पुष्प है, उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, उस पुष्प के ही परागकण गिरते हैं। यदि कोई पुष्प है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण गिरते हैं, मतलब परागकण कहीं बाहर से नहीं आते हैं, उसी पुष्प के होते हैं, तो वहाँ पर स्वपरागण होता है। स्व मतलब स्वयं का, परागकण मतलब परागण की जो क्रिया होती है। तो स्वयं के परागकण ही स्वयं के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्वपरागण। और अगला है परपरागण। पर मतलब दूसरा, परागण मतलब परागण की क्रिया। यदि परागकण एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसे हम परपरागण कहते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। जो परागकण होते हैं वो किस किस माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं? हवा के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि परागकण के पश्चात, ठीक है, जो परागण हो जाता है उसके पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागण के पश्चात ही, ठीक है, जब परागण हो जाता है तो उसके पश्चात ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब परागण हो गया तो उसके पश्चात ही परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इन परागकणों से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। इस नलिका को परागनली कहते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर चले गए तो जो परागकण होते हैं उनसे एक नलिका निकलती है और वो नलिका विकसित होकर बीजांड तक पहुंचती है। इस जो नली बनती है उस नली को कहते हैं परागनली, ठीक है। मैं अभी डायग्राम में बताऊंगा आपको, ठीक है, उससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। परागनली बीजांड में नर युग्मक को छोड़ देती है। जहां नर व मादा युग्मक का संयोजन होने से युग्मक का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। जो परागनली होती है वो बीजांड में नर युग्मक को छोड़ देती है। जो परागनली होती है वो बीजांड के अंदर किसको लेकर जाती है? नर युग्मक को, ठीक है, और वो वहाँ पर पहुँचता है और नर व मादा युग्मक का संयोजन होता है। मादा युग्मक तो पुष्प में पहले से ही होता है और नर युग्मक वर्तिकाग्र पर आया और परागनली के द्वारा अंदर छोड़ दिया गया, जिससे नर व मादा दोनों युग्मकों का संयोजन हो चुका है, जिससे युग्मक का निर्माण हो जाता है। जिससे क्या बनता है? युग्मक या जाइगोट बनता है, जिससे क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि पुष्प में नर व मादा दोनों भाग होते हैं वो अचल होते हैं, दोनों चलते नहीं हैं, ठीक है। अचल का मतलब चलते नहीं है, ये स्वयं नहीं जाते हैं एक दूसरे के पास, लेकिन फिर भी इनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है क्योंकि ये पराग कारकों पर निर्भर करते हैं। अब पराग कारक कौन से होते हैं? ठीक है, वो होते हैं हवा, पानी और जंतु। ये पुष्प के परागण के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पराग कारक कहते हैं। यह चैप्टर 12th की बायो में, ठीक है, डिटेल में है। तो डायग्राम में आपको बताता हूँ मैं कि जो ये संरचना बनी हुई है ये क्या होती है? वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण होता है, उसकी संरचना होती है। ये पुष्प का अंडाशय होता है, ठीक है, और इस अंडाशय के जो सबसे ऊपरी भाग होता है ये होता है वर्तिकाग्र। और जब मैंने बताया था कि पुष्प के जो परागकण होते हैं वो जब वर्तिकाग्र पर आते हैं, देखिए यहाँ पर ये परागकण वर्तिकाग्र पर आ गए, ठीक है, और यहाँ पर जो ये परागकण होता है इससे एक नलिका रूपी संरचना निकलती है। देखिए यहाँ पर ये संरचना निकल रही है और ये संरचना है वो क्या करती है? यहाँ पर
इस जगह से होकर के अंदर प्रवेश कर जाती है अंडाशय में, ठीक है। ये संरचना बीजांड द्वार से होते हुए, यहाँ पर क्या है बीजांड द्वार, और ये बीजांड द्वार से होते हुए अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। और अंडाशय में जो ये संरचना होती है ये पराग नली होती है। परागण की इस नलिका को क्या बोलते हैं, जो ये नलिका है इस नलिका को बोलते हैं पराग नली, ठीक है। ये पराग नली क्या करती है, अंदर पुष्प के नर भाग को छोड़ देती है, और ये मादा भाग तो पहले से ही है यहाँ पर, और जैसे इस नर भाग को छोड़ेगी तो नर व मादा दोनों भाग मिल जाएंगे और क्या होंगे, निषेचन कर लेंगे, युग्मक बना लेंगे। इस प्रकार से पुष्पों में क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण की या फिर निषेचन की क्रिया भी बोल सकते हैं। अगला है हमारा अंकुरण। अंकुरण क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब निषेचन हो गया, बीज बन गया, तो बीज में फिर अंकुरण होगा तभी तो नया पौधा बनेगा। तो देखते हैं अंकुरण क्या होता है। बीज को उपयुक्त परिस्थितियों में देने पर यह नए पौधे में विकसित हो जाता है, इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। जब बीज को उसके अंकुरण के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी तो क्या करेगा, बीज नए पौधे के रूप में विकसित होता है। इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। जब बीज अंकुरित होने लग जाता है तो उसी क्रिया को अंकुरण कहते हैं। सिंपल सा देखिए, परागण तथा निषेचन में अंतर। जो परागण होता है और निषेचन होता है उस क्रिया में अंतर क्या है, देखिए यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जब पराग कण पराग कोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो यह क्रिया ही परागण कहलाती है। लेकिन निषेचन क्या होता है, जब नर तथा मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को, जब नर और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को तो निषेचन कहते हैं, और परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आते हैं, इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो परागण किसके द्वारा होता है, परागण प्राय कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। परागण क्रिया किसके माध्यम से संपन्न होती है, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और पक्षियों के द्वारा। और देखिए निषेचन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, उच्च पादपों में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है। जो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, ठीक है, उनमें जो नर युग्मक होती है उसको मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य कौन करता है, पराग नलिका करती है। अब देखते हैं हम मानव में प्रजनन। अब हमने पुष्प में, ठीक है, जो पादप होते हैं उनमें प्रजनन या फिर जनन किस प्रकार से होता है वो तो देख लिया है। लैंगिक जनन में हमने पुष्पों में देख लिया कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पुष्पों में या फिर पौधों में, ठीक है। अब देखते हैं कि मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं लैंगिक परिपक्वता। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा क्या आ रहा है, लैंगिक परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब परिपक्व होना, तैयार हो जाना पूर्ण रूप से। तो देखते हैं, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनावस्था, यौनारंभ कहते हैं। जब नर में शुक्राणु बनने लग जाते हैं और मादा में अंड कोशिका बनने लग जाती है, तो जब वो बनने लग जाते हैं तो उसकी अवस्था, जो अवस्था में वो बनेंगे उस अवस्था को किशोरावस्था या फिर यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ पर परिवर्तन। जब यौवनारंभ होता है, किशोर अवस्था आती है, तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो देखिए। लड़के एवं लड़कियों में होने वाले एक समान परिवर्तन, जो लड़कों में और लड़कियों में दोनों में होते हैं वो परिवर्तन देखते हैं। कांख व जननांग के पास बालों का आना। कांख व जो जनन अंग होते हैं उनमें क्या होते हैं, बाल उगने लग जाते हैं। हाथ पर तथा चेहरे पर महीन बालों का उगना। हाथ और जो चेहरे होते हैं, पैर होते हैं, उन पर महीन या छोटे छोटे बाल उगने लग जाते हैं। त्वचा का तेलिया होना तथा मुँह से निकलना। कील मुँह से निकलने लग जाते हैं त्वचा पर, और त्वचा तेलिया या चिकनी होने लगती है। अब देखते हैं केवल लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। हमने ये तो देखा था कि लड़कों और लड़कियों में दोनों में क्या अंतर होते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़कियों में क्या होते हैं वो देखते हैं। स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। जो लड़कियाँ होते हैं उनके जो स्तन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, उनके आकार में वृद्धि होने लग जाती है। रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म या फिर जो कह सकते हैं पीरियड्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। अगला देख केवल लड़कों में होने वाले परिवर्तन। जो लड़के होते हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो देखते हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना। जो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। आवाज़ का फटना, आवाज़ भारी होने लगती है या फिर फटने लगती है। तो अब है हमारा नर जनन तंत्र, ठीक है। जो
मनुष्य होते हैं उनमें जो नर जनन तंत्र होता है उसको पढ़ते हैं। नर मतलब जो नर भाग होता है, ठीक है। निषेचन के लिए 2 भाग होते हैं, नर और मादा। तो यहाँ पर सबसे पहले नर के जनन तंत्र को देखते हैं। मनुष्य का नर जनन तंत्र वृषण, शुक्रवाहिका तथा सहायक ग्रंथियों का बना होता है। जो पूरा नर जनन तंत्र होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? वृषण से, शुक्रवाहिका से तथा सहायक ग्रंथियों से बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं वृषण। वृषण क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मनुष्य में 1 जोड़ी वृषण होते हैं। जो मनुष्य होता है उसमें कितने वृषण होते हैं? 2 वृषण। 1 जोड़ी मतलब 1 जोड़ी, जोड़ी में केवल 2 आते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे जूते लेते हैं तो बोलते हैं 1 जोड़ी जूते खरीदे हैं, तो जोड़ी में 2 जूते आते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 होते हैं। 1 जोड़ी मतलब संख्या में कितने? 2। अगला पॉइंट है कि यह वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम चाहिए। जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा, उदर मतलब पेट के बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश में स्थित होते हैं, अलग होता है इनके लिए वृषण कोश होता है, उसमें स्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए जो शरीर के तापमान से भी कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगर शरीर के अंदर होंगे वृषण तो जो शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर के ताप से भी कम ताप की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यह बाहर की तरफ वृषण कोश में होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब देखते हैं हम वृषण के कार्य। वृषण क्या क्या कार्य करते हैं, तो देखते हैं। पहला, शुक्राणु का निर्माण। वृषण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करती है, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है, उसको स्रावित करने का कार्य करता है। और टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण तथा लड़कों में यौनारंभ परिवर्तन का कार्य करता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या करता है? शुक्राणु को उत्पादन को नियंत्रित करता है, और जो यौनारंभ में जो परिवर्तन होते हैं उनका कार्य करता है। जो मैं आपको बता दूं कि नर में जो जनन के लिए सबसे उपयुक्त हार्मोन है, ठीक है, या फिर नर हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ही कहते हैं। अगला है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होता है? देखिए, यह एक नलीनुमा संरचना है जो वृषण से उत्पादित शुक्राणुओं को मूत्रवाहिका तक पहुंचाती है। ये शुक्रवाहिनियां मूत्राशय से आने वाली मूत्रवाहिका से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। जो शुक्रवाहिनी क्या होती है? एक नलिका होती है जो क्या करती है? वृषण से जो शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, वृषण के द्वारा जो शुक्राणु बनते हैं उनको मूत्रवाहिका तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। शुक्राणुओं को वृषण से और मूत्रवाहिका तक पहुंचाने के लिए एक नली पाई जाती है, उस नली को क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। अगला है हमारा मूत्रमार्ग, ठीक है। तो देखते हैं, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। जो मूत्रमार्ग होता है जिससे मूत्र और एवं वीर्य दोनों बाहर आते हैं। अगला है हमारा सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है। सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं जो सहायता करती हैं, ठीक है, शुक्राणु निर्माण में, ठीक है। तो देखिए, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्त्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। जो शुक्राशय ग्रंथि होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो अपने स्त्राव को कहाँ पर डालती है? शुक्रवाहिनी में, ठीक है। शुक्रवाहिनी जो नलिका थी उसमें डालती है। सहायक ग्रंथियों के स्त्राव के कार्य। जो सहायक ग्रंथियों के स्त्राव होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? यह शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करता है। जो ये सहायक ग्रंथि होती है वो क्या करते हैं? शुक्राणु को तरल माध्यम प्रदान करती है। तरल मतलब चिकना माध्यम प्रदान करती है। यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करते हैं? सहायक ग्रंथियाँ करती है। यह शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायता करती है। स्थानांतरण मतलब शुक्राणुओं को बाहर आने में सहायता करती हैं। कौन? सहायक ग्रंथियाँ। अब देखते हैं शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है? यह नर युग्मक है। इसके 2 भाग होते हैं, सिर तथा पूंछ। शुक्राणु है वो क्या है? नर युग्मक है, ठीक है। और अंडाशय क्या है? मादा युग्मक है। जिसके क्या होते हैं? शुक्राणु के क्या होते हैं? सिर तथा पूंछ होते हैं। सिर भी होता है और पूंछ भी होते हैं। सिर में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा पूंछ तैरने में सहायता करती है। जो सिर होती है उसमें आनुवांशिक पदार्थ या फिर आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, और पूंछ क्या करती है? उनको तैरने का काम करती है। तो अब देखते हैं हम
कि जो नर जनन तंत्र है उसका चित्र देखते हैं, चित्र की सहायता से उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम कि जो मानव नर जनन तंत्र होता है उसके डायग्राम से अच्छी तरीके से सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे और इस डायग्राम में देखेंगे कि सब चीज़ें कहाँ पर होती है और किस प्रकार से वर्क करती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं। यह भाग होता है, ठीक है, ये जो मैं जहाँ पर ये पेन से डार्क कर रहा हूँ, यह भाग होता है, ये होता है वृषण कोश, जिसके अंदर एक जोड़ी वृषण होते हैं। एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाग है, ठीक है, ये वाली संरचना, ये क्या होती है, ये होते हैं वृषण, ठीक है। और ये कितने होते हैं, 2। एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके परली तरफ है, इसके दूसरी तरफ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वृषण से, ठीक है, वृषण से मूत्रवाहिनी तक जाने वाली नलिका होती है उसको कहते हैं शुक्रवाहिनी कहते हैं। यहाँ पर जो ये वाली नलिका है, ठीक है, ये क्या कर रही है, वृषण से, ठीक है, जुड़ी हुई है और ये इधर होके कहाँ पर जा रही है, ये मूत्रवाहिनी से जुड़ रही है। यहाँ पर देखिए, तो इस नलिका को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वृषण कोश से या फिर वृषण से और मूत्राशय तक जाने वाली जो नलिका होती है उसको क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। जो क्या करती है, यहाँ से शुक्राणुओं को लेती है और यहाँ पर से होते हुए इनको मूत्र मार्ग में छोड़ देती है, ठीक है। अगला है हमारा शुक्राशय। यहाँ पर ये है, वो क्या है, शुक्राशय ग्रंथि है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाली ग्रंथि है कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये भाग है वो क्या है, मूत्राशय, जिसमें मूत्र एकत्रित होता है। एक बार तो यहाँ से मूत्र जाता है और एक बार यहाँ से मूत्र जाता है और एक बार यहाँ से शुक्राणु आते हैं। तो यहाँ पर जो मूत्रवाहिनी है उससे और मूत्राशय से ये दोनों यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से आगे जो भी भाग है वहाँ पर मूत्र मार्ग और जो शुक्राणु मार्ग है दोनों एक ही हो जाते हैं। और इसको जो ये वाली संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं, ठीक है। और ये वाली भाग है, ये नलिका है, उसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में आपने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं नर जनन तंत्र में, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम मादा जनन तंत्र। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं होती है। नर जनन तंत्र को तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में जो पहला है हमारा वो क्या है, अंडाशय। तो देखते हैं अंडाशय क्या होता है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी मतलब संख्या में कितने, 2 होते हैं, ठीक है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जब कोई किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके समय, जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। परिपक्व नहीं होते, अपरिपक्व होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। जो 2 में से एक अंडाशय होता है उसके द्वारा हर महीने परिपक्व अंड का निर्माण होता है, ठीक है। वो हर महीने एक अंड को परिपक्व करता है। संख्या में अंडाशय 2 जोड़ी होते, एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी मतलब संख्या में 2 होते हैं। वो क्या करते हैं, परिपक्व करते हैं, एक अंड को परिपक्व करते हैं। हर महीने एक अंड को परिपक्व किया जाता है, हर महीने, ठीक है। तो अगला है हमारा अंडाशय के कार्य। जो अंडाशय होता है वो क्या कार्य करता है, वो मादा जनन अंग का हिस्सा है, लेकिन वो काम क्या करता है। देखिए, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण। तो अंड कोशिका का निर्माण करता है अंडाशय और मादा युग्मक का भी निर्माण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण। अंडाशय कौन से हार्मोन का स्त्रवण करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करता है। अगला है हमारा अंडवाहिका। अंडवाहिका क्या होती है, देखिए, यह अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। जो अंडवाहिका होती है वो क्या करती है, अंडाशय से बनने वाले अंडों को, अंड कोशिकाओं को गर्भ तक स्थानांतरित करती है, गर्भ तक पहुंचाने का काम करती है। यह एक नलिका होती है, ठीक है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। अंड कोशिका में ही शुक्राणुओं का निषेचन होता है, ठीक है। जो ये अंडवाहिका होती है इसके अंदर ही अंड कोशिका और शुक्राणु दोनों का निषेचन होता है, मतलब दोनों यहीं पर आकर मिलते हैं। कहाँ पर, अंडवाहिका में ही मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि
मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपको बताना है अंडवाहिका के अंदर होता है, ठीक है। अंडवाहिका के अंदर ही अंडकोशिका और शुक्राणु दोनों मिलते हैं। अगला है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, देखिए यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय एक थैली की सी संरचना होती है जिस पर शिशुओं का निर्माण होता है या फिर शिशु बनते हैं, ठीक है, उनका विकास होता है गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो गर्भाशय होता है वो ग्रीवा द्वारा कहाँ पर खुलता है, योनि में। ग्रीवा द्वारा मतलब एक संरचना होती है, ठीक है, उसके द्वारा योनि के अंदर खुलता है गर्भाशय, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट, मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में आ जाते हैं जहाँ से वे तैरते हुए अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं। अंडवाहिका में शुक्राणु और अंडाणु से जुड़ता है और युग्मनज बनाता है। जब मादा के अंदर शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है तो शुक्राणु योनि मार्ग में आ जाते हैं, ठीक है। योनि मार्ग में आ गए और योनि मार्ग से वो क्या करते हैं, तैरते हुए, मैंने बताया था शुक्राणु में सिर और पूंछ होता है, तो पूंछ क्या काम करती थी, तैरने का काम करती थी। तो वो क्या करेगा, तैर करके अंडवाहिका में पहुंच जाते हैं शुक्राणु। और अंडवाहिका में पहुंचने के बाद वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर अंडकोशिकाएं आ जाती है और शुक्राणु और अंडकोशिकाएं वहाँ पर मिल जाते हैं और जिससे युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि निषेचित अंडा विभाजित होकर गेंद जैसी संरचना बनाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। जब अंडा निषेचित होता है, युग्मनज बनता है, ठीक है, तो वो गेंद जैसी संरचना बनाता है, गोल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे युग्मनज कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय स्थापित हो जाता है जहाँ यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। जो ये भ्रूण होता है, ठीक है, जो गेंद जैसी संरचना बनी है उसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है। वो वहाँ पर क्या करता है, विकसित होता है और विकसित होकर उसके अंदर अंग बनने लग जाते हैं और जो परिपक्व होकर एक सामान्य बच्चा बन जाता है। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या होता है देखिए, ठीक है। प्लेसेंटा एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, जिसके द्वारा भ्रूण माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त करता है। जो प्लेसेंटा होती है एक विशिष्ट संरचना होती है जो क्या करती है, जो माता के अंदर और माता के रुधिर से, माता के रुधिर मतलब रक्त से पोषण प्रदान करती है, ठीक है। प्लेसेंटा यह एक तरतरीनुमा संरचना है, तरतरीनुमा संरचना होती है, ठीक है। तरतरीनुमा मतलब एक जाली रूपी संरचना होती है, नलिका रूपी, ठीक है, जो गर्भाशय की भित्ति से धसी होती है। इससे भ्रूण की ओर अंगुलीनुमा प्रवर्ध तथा माँ और रक्त पाया जाता है, ठीक है। जो प्लेसेंटा होती है उसमें एक तरतरीनुमा संरचना होती है जिसे नाल कहते हैं, ठीक है। नाल मैं आपको ऐसे सामान्य भाषा में बताऊँ, नाल होती है जो क्या करती है, गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है और वहाँ से क्या होते हैं, भ्रूण से, वहाँ से भ्रूण क्या करता है, पोषण प्रदान प्राप्त करता है। अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो माँ के रक्त से इनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो देखते हैं प्लेसेंटा के कार्य। प्लेसेंटा क्या कार्य करता है, यह भ्रूण को ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण को क्या क्या प्रदान करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करता है। प्लेसेंटा क्या करता है, जब विकासशील भ्रूण होता है, भ्रूण विकास करता रहता है, तो उस समय जो भ्रूण होता है वो अपशिष्ट करता है, उसका निपटान करती है कि उस अपशिष्ट को किस प्रकार बाहर निकालना है और उसको पोषण किस प्रकार देना है भ्रूण को। ये सब देख रेख करने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, ठीक है। अब देखते हैं गर्भकाल। गर्भकाल क्या होता है, तो अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, ठीक है। जब अंड का निषेचन होता है और अंड के निषेचन से शिशु के जन्म तक अंडा निषेचित हुआ और धीरे धीरे वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद में जब वह बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है, तब तक के समय को क्या कहते हैं, तब तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। मनुष्य में इसकी अवधि कितनी होती है, 9 महीने होती है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। जो गर्भाशय होती है उसकी जो भित्तियाँ होती हैं, पेशियाँ होती हैं, वो क्या करती है, संकुचन करती है, ठीक है। लयबद्ध मतलब एक के बाद एक इस प्रकार से आगे की तरफ संकुचन करके शिशु को बाहर की तरफ निकाल देती है। इस प्रकार से शिशु का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि जो मादा जनन तंत्र है उसका चित्र देखते हैं, ठीक है। डायग्राम की
डायग्राम से हम समझेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से कार्य किस प्रकार हुए थे। एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ये भाग होता है ये होता है योनि, ठीक है। ये योनि वाला भाग होता है और ये भाग होता है ग्रीवा। तो शुक्राणु यहाँ से ग्रीवा द्वारा प्रवेश करते हैं अंदर, ठीक है। और अंदर क्या करते हैं, वो यहाँ पर जाते हैं और ये क्या होती है, अंडवाहिनी होती है। यहाँ पर से जाते हुए वो क्या करते हैं, अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं और अंडवाहिका में क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन होता है। और मिलन होने के बाद यहाँ से अंडाणु बनते हैं, यहाँ से आते हैं अंडाणु, ठीक है। और यहाँ पर अंड कोशिकाएं आती है यहाँ से, और यहाँ से आते हैं शुक्राणु कोशिकाएं, दोनों यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ से आकर के इस गर्भाशय में स्थापित हो जाती है। और यहाँ पर जो है भ्रूण होता है वो बनता है, प्लेसेंटा बनता है, पूरा विकास होता है भ्रूण का, ठीक है। इस प्रकार से मादा जनन तंत्र भी आपने समझ लिया है। तो देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, जब अंड का निषेचन नहीं होता है। जब अंडे का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, देखिए हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती है। जो हर महीने क्या होता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडा प्रदान करता है। मतलब हर महीने अंडे क्या होते हैं, निषेचित होते हैं, ठीक है। निषेचित होने के लिए अंडा बनाया जाता है, फिर परिपक्व अंडा किया जाता है। जिससे क्या होता है, गर्भाशय की जो मांसल भित्तियाँ होती हैं और स्पॉन्जी होती हैं, ठीक है, वो गर्भाशय की भित्तियाँ कैसी होती है, मांसल होती है। मांसल मतलब उनमें मांस की मात्रा ज़्यादा होती है और स्पॉन्जी मतलब दबने वाली होती है। मतलब स्पंज मतलब जैसे स्पंज होता है ना, उसको आसानी से दबा सकते हैं, ऐसे स्पंज हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। जो भ्रूण का विकास होता है उसके लिए जरूरी होती है ये चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, तो इस भित्ति की आवश्यकता भी नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। जब ये भित्ति किसी काम की नहीं रहती है, निषेचन नहीं हो पाता है, तो यह भित्ति भी कोई काम की नहीं होती है। और फिर क्या होता है, ये भित्ति होती है वो धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रक्त, ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। इसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहते हैं, जो महिलाओं में हर महीने होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों जननों को पढ़ लिया है डिटेल से पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखते हैं कि इनमें क्या अंतर होते हैं। देखिए एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक जीव ही भाग लेता है। अलैंगिक जनन में एक जीव से ही दूसरा जीव या फिर नया जीव बनता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें नर और मादा दो जीव होते हैं, उनसे मिलकर एक जीव बनता है। युग्मक का निर्माण व संयोजन नहीं होता है, इसमें युग्मक नहीं बनता है, लेकिन युग्मक का निर्माण व संयोजन होता है लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, नया जीव पैतृक जीव के समरूप होता है, ठीक है। पैतृक जीव है उससे के समरूप ही होता है, ठीक है। विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है अलैंगिक जनन में, लेकिन नए जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है लैंगिक जनन में। क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव से ही दूसरा जीव बन रहा था, और जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो जीवों से एक जीव बना है, तो विभिन्नताएं इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, या फिर होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, देखिए लैंगिक संचरण रोग, ठीक है। जो लैंगिक जनन होता है उससे कौन कौन से रोग संचरित होते हैं फिर फैलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे रोग जिनका संचरण यौन संपर्क से होता है, ठीक है। यौन मतलब यौन संपर्क से होता है, जैसे जीवाणुजनित गोनेरिया और सिफिलिस, और विषाणुजनित है मस्का, HIV और एड्स, ठीक है। जो जब लैंगिक क्रिया संपन्न होती है तो उस क्रिया के द्वारा कुछ रोग हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जो जीवाणुजनित होते हैं वो रोग होते हैं गोनेथेरिया और सिफिलिस, और विषाणु द्वारा कौन सा होता है, मस्सा या फिर HIV वायरस, जिसे एड्स भी कहते हैं। देखिए गर्भ निरोधक, अब देखते हैं गर्भ निरोधक क्या होता है। गर्भ निरोधक किस प्रकार से काम में ली जाती है मनुष्य के द्वारा, वो देखते हैं। गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है, ठीक है। जो गर्भधारण, ठीक है, गर्भधारण होता है मनुष्य में, नर व मादा के मिलने से गर्भधारण होता है या फिर युग्मनज बनता है। तो युग्मनज को बनने से रोकने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो युक्तियां काम में ली जाती हैं, उन युक्तियों को गर्भरोधक की विधियां कहते हैं।
तो देखते हैं कौन कौन सी विधियों से होता है यांत्रिक अवरोध। तो यांत्रिक अवरोध किस प्रकार से होता है, देखिए यह एक यांत्रिक विधि है जिसमें शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। जो इसमें क्या होता है, यांत्रिक अवरोध में एक यांत्रिक विधि होती है जिसमें क्या होता है शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। इसमें क्या होता है शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसको दूर रखा जाता है, किसी बीच में किसी लेयर का उपयोग कर लिया जाता है। जैसे रासायनिक तकनीक, ठीक है, रासायनिक तकनीक क्या होता है, देखिए इस विधि में महिलाएं गोली के रूप में दवाई लेती है जिसके कारण उनके हार्मोन में परिवर्तन आते हैं तथा अंडे का मोचन नहीं होता, लेकिन इसके शरीर पर कुछ विपरीत प्रभाव भी हो जाते हैं। जो रासायनिक तकनीक में क्या होता है, कुछ गोलियां होती है और उन गोलियों को लेने के बाद में जो उनके गर्भ में जो पलता है शिशु, उनमें क्या होते हैं आंतरिक मोचन हो जाते हैं, अंडे का मोचन हो जाता है, मतलब अंडा टूटने लग जाता है, विकसित नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है गर्भ निरोध हो जाता है। लेकिन यह विधि होती है, ठीक है, इससे क्या होता है शरीर पे रासायनिक जो दवाइयाँ होती है, गोली होती है, उनके कुछ उल्टे विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं जो क्या होते हैं शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अगला है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है लूप या कॉपर टी अंतःगर्भाशय युक्ति है जिसे गर्भाशय में स्थापित कर गर्भधारण को रोका जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि अंतःगर्भाशय युक्ति मतलब गर्भ के अंदर काम में ली जाने वाली युक्तियाँ। यहाँ पर क्या किया जाता है कॉपर का निर्माण, ठीक है, जो कॉपर होता है उसको गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है जिससे क्या होता है गर्भाशय में स्थापित कर गर्भधारण को रोका जाता है। किस प्रकार से रोका जाता है, देखिए तो गर्भाशय के अंदर क्या कर दिया जाता है कॉपर को रख दिया जाता है, कॉपर की एक लेयर रख दी जाती है जिससे क्या होता है कॉपर क्या करता है जब भी शुक्राणु गर्भाशय के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, इसमें फेलोपियन ट्यूब या फिर अंड नलिका में जाने के लिए, तो क्या करते हैं उन शुक्राणुओं को कॉपर की परत होती है वो नष्ट कर देती है, जिससे क्या होता है शुक्राणु निषेचन नहीं कर पाते हैं जो अंडा होता है उससे शुक्राणु निषेचन नहीं कर पाते क्योंकि जो कॉपर होता है वो शुक्राणु होती है उसकी पूंछ को नष्ट कर देता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो अगतिशील हो जाते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है जब किसी महिला के ऑपरेशन के द्वारा बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या किया जाता है एक कॉपर की लेयर महिला के गर्भाशय में रख दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जब भी जो शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं गर्भाशय होते हुए तो उनकी सभी जो शुक्राणु होते हैं उनकी पूंछ नष्ट हो जाती है और शुक्राणु आगे गति करके आगे नहीं पहुंच पाते हैं और क्या नहीं कर पाते, निषेचन नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि गर्भधारण नहीं होता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ऑपरेशन के द्वारा जब बच्चे होते हैं तो महिला को कुछ सालों तक 4-5 साल तक रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, लगातार बच्चे नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसके जो उसका जो होता है उसकी स्किन होती है उसको काट कर बच्चा निकाला है, तो अगर मान लो कुछ महीने बाद ही वापस से बच्चा लग गया, ठीक है, या फिर वापस से गर्भधारण हो गया, ठीक है, तो उसके जो लेयर काटी थी उसको पेट को कट करके बच्चे निकाले थे तो वहाँ पर से उनको वापस तोड़ना पड़ेगा, वापस काटना पड़ेगा, तो वो बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है, बहुत मतलब ऐसा करना अच्छा नहीं होता है महिला के स्वास्थ्य के लिए और महिला के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस कारण से क्या किया जाता है उसके अंदर कॉपर रख दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। शल्य क्रिया तकनीक, ठीक है, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन क्रिया तकनीक, तो इसमें देखिए नर नसबंदी, ठीक है, नर नसबंदी देखिए पुरुषों में शुक्रवाहिका को रोक कर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। तो नर का जो शुक्राणु के उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है शुक्रवाहिनियों को रोका जाता है, ठीक है, जो शुक्रवाहिनियों को रोक लेके उसमें से शुक्राणुओं को स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। उसमें जो नर की होती है शुक्रवाहिका होती है उसको क्या किया जाता है कट करके बंद कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है जिससे क्या होगा शुक्राणु बाहर ही नहीं निकल पाते हैं और जो क्या होती है यहाँ पर फिर गर्भ निरोधन हो जाता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है जिससे। अगला है मादा नसबंदी, ठीक है, जो महिलाओं की नसबंदी होती है, देखिए क्या होता है महिलाओं में अंडवाहिका को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। इस तकनीक को संक्रमण या अन्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर क्या किया जाता है जो
जो अंडवाहिनी होती है जिसके अंदर निषेचन होता है, अंड कोशिका का और शुक्राणु का निषेचन होता है, उस अंडवाहिनी को ही काट कर अलग कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाएगा, वो दोनों नहीं मिल पाएंगे, जिससे क्या होगा, गर्भ निरोधक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये तकनीक से सामान्यतः अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे क्या होता है, और भी समस्या उत्पन्न हो सकती है भविष्य में, ठीक है। यहाँ पर शल्यक्रिया तकनीकी ये सब यहाँ पर नर नसबंदी और मादा नसबंदी। नर नसबंदी में क्या होता है, जो नर होता है उसकी शुक्रवाहिनी को काट कर अलग कर दिया जाता है या फिर उसको निरोध कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु नहीं जा पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। और मादा नसबंदी में क्या होता है, जो अंडवाहिनी होती है जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का मेल होता है उसको काट दिया जाता है, ठीक है, उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और चैप्टर के कंप्लीट होने से आपको पूरा नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की जो वीडियोस है वो आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर से उन वीडियो को जाकर ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या उन वीडियो को देखने के लिए करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और वह लिंक पर जैसे टैप करोगे तो आपके सामने क्लास 10 साइंस की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, सारी वीडियोस क्रमवाइज मिल जाएंगी, आप सब उनको देखकर आप सब उन वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।